आज हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 9th में मैथ के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट में स्टैट भी बोलते हैं, है ना। तो कोई स्टैट बोले या स्टैटिस्टिक्स बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। तो हालांकि देखो, ये चैप्टर ना पहले थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। एक बात हम यहाँ पे आपको सब सभी को बता देना चाहते हैं, जिनके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, उनमें आप 2-3 एक्सरसाइज ना काट लीजिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं रहा अब। लेकिन हाँ, जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसको कुछ नहीं करना है, उसमें जो है वो सब सही है, ठीक है। पुराना वाला एनसीईआरटी बुक जिसके पास है वो अपने बुक में एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.4 ये 3 एक्सरसाइज आप कट कर लीजिएगा। जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो ये तीनों एक्सरसाइज अपना कट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको नहीं पढ़ना है, सीबीएसई इसको हटा दिया है, ठीक है ना। आपको जो पढ़ना है वो केवल 14.3 पढ़ना है, और उसमें केवल और केवल ग्राफ वाला काम होता है, जो कि हम लोग इसमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा जानकारी आपके लिए हो गया। आगे बढ़े हम लोग फिर, चलिए। तो ये 3 एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.4 ये आप डिलीट कर लीजिएगा, कट कर लीजिए, जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है। और जिसके पास नया वाला बुक है उसके पास कुछ नहीं करना आपको, वो आपका सही है, वो उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग अपने दोबारा टॉपिक पे। तो चैप्टर का नाम है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब ये चैप्टर बहुत आसान के साथ साथ बहुत छोटा भी हो गया है, क्योंकि तो पहले 4 एक्सरसाइजेस में हुआ करता था, तो हम लोगों को अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता था, जैसे मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड के बारे में, और फिर इन सबका अलग अलग फॉर्मूला था। इन तमाम प्रकार की चीजों को पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। क्योंकि अब वो सब चीज हट गया है, तो वो सब चीज नहीं पढ़ना है, और चैप्टर आपका बहुत ही सिंपल के साथ साथ बहुत ही छोटा भी हो चुका है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स, तो पहले उसका मतलब समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे कोई भी चैप्टर जब हम लोग शुरू करते हैं तो आपको क्या पता है कि पहले से कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। हालांकि उसमें इस चैप्टर में खास करके कुछ बेसिक आपको जानना है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक है भी नहीं, है ना। यदि इसमें ना मीन, मीडियन, मोड इन सब का बात होता तो फिर हम लोग बेसिक इसमें जानते, जैसे क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। ये तमाम प्रकार की चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता था पहले। लेकिन चूंकि अब सिलेबस में नहीं है तो उतना नहीं पढ़ेंगे, और डायरेक्टली हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। लेकिन आने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स आपके चैप्टर का नाम है, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखो, इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है, न्यूमेरिकल डाटा का मतलब कोई भी वैल्यू दिया रहेगा जो कि किस फॉर्म में होगा, नंबर के फॉर्म में रहेगा। जैसे 1 2 3 4, 1000, 5000, 1 लाख, 1 करोड़, इस प्रकार का कुछ वैल्यू दिया रहेगा इसमें। उसी न्यूमेरिकल डाटा को, यानी कि उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको क्या करना है, सबसे पहले कलेक्ट करना है, मतलब कि एक जगह पर इकट्ठा करना है। पहला ये करना है आपको। दूसरा प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट कैसे करोगे आप उसको, और खास करके इस चैप्टर में हम लोग प्रेजेंट करना सीखेंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ग्राफ के ऊपर हम इसको प्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। उसके बाद इसको फिर आप एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने का मतलब है कि उसको देखो, उसमें क्या कम है, क्या बेसी है, कौन सबसे अच्छा काम किया, कौन खराब काम किया, इस तरीके से हम लोग उसको देख के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और लास्ट में इंटरप्रिटेशन, मतलब कि उसमें देखो कि सब चीज हमारा सही है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं रह गया। इंटरप्रिटेशन का मतलब आखिरी सब चीज का पूरा जायजा ले लो, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल डाटा के साथ, यानी कि कुछ नंबर वाले वैल्यू के साथ ये सब काम करते हैं, उसको कलेक्ट करना, ग्राफ के फॉर्म में शो कर देना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर उसमें चेक करना कुछ गलत हुआ को गलत हुआ है कि नहीं, सही है कि नहीं, इस प्रकार का तमाम प्रकार की चीजों को करना ही हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और यही हम लोगों के चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और हम आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहते हैं, अब ये चैप्टर इतना आसान हो गया है कि कहने लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको पढ़ना है ना, वो केवल और केवल ग्राफ के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आने से पहले आप सभी के पास एक ग्राफ कॉपी होना तो बनता ही है, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी यदि किसी के पास नहीं है तो ग्राफ कॉपी सभी लोग एक बार खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको ग्राफ पे ही बनाना पड़ता है। हम यहाँ पे बता देंगे बोर्ड पे, लेकिन आपको बनाना तो ग्राफ में ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या स्टैटिस्टिक्स समझ में आया? तो इसमें बेसिकली आपने क्या देखा, इसमें सिंपली आपने ये देखा कि स्टैटिस्टिक्स में सारा काम जो हमारा होता है वो नंबर का होता है
है ना, नंबर को सजाना, नंबर को कलेक्ट करना, उसको बेहतर तरीके से शो कर देना, है ना, और ये सब काम हम लोग करेंगे ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें जो आपको पढ़ना है वो 3 चीज पढ़ना है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। 3 प्रकार के बेसिकली ग्राफ आपको पढ़ने हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, पहला जो इसमें आपको पढ़ना है वो पढ़ना आपको बार ग्राफ के बारे में, बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है आपको पहला। दूसरा आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम के बारे में, हिस्टोग्राम के बारे में, हालांकि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम आप पहले से जानते भी हैं। और तीसरे नंबर में आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। और ये बेसिकली 3 अलग अलग प्रकार के ग्राफ हैं हमारे, जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें आप एक एडिशनल बात और लिख लीजिएगा कि हम लोग बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका 2 नाम है, आप बार ग्राफ बोल लो या फिर आप इसको कॉलम ग्राफ बोल लो, दोनों सेम ही है। हालांकि इसको हम लोग कॉलम ग्राफ क्यों कहते हैं ये कुछ देर आपको बाद तुरंत अभी पता चल जाएगा। जब हम लोग अपने सवालों को बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ क्यों कहते हैं। हालांकि सबसे पहले हम लोग डिस्कस बार ग्राफ के बारे में ही करने वाले हैं। चलिए ठीक है, चैप्टर शुरू किया जाए आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ में आ गया, और इसमें हम लोगों को बेसिकली 3 चीजों के ऊपर बात करना है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। तो आज जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका बार ग्राफ। ठीक है, एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बार ग्राफ, जिसको हम लोग कॉलम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आज हमारे पास बार ग्राफ को डिस्कस करने के लिए 2 क्वेश्चन है, और इन्हीं दोनों क्वेश्चन के बदौलत आपका पूरा बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। चैप्टर हमने कहा ना बहुत आसान हो चुका है अब आपका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल एज गिवन बिलो। यानी कि 70 बच्चे हैं, 70 स्टूडेंट हैं, 70 स्टूडेंट जो स्कूल जाने के लिए अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। जैसे 4 ऐसे बच्चे हैं जो कार से जाते हैं, 27 ऐसे बच्चे हैं जो बस से जाते हैं, 11 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूटर से जाते हैं, 20 ऐसे बच्चे हैं जो बाइसाइकिल से जाते हैं, और 8 ऐसे बच्चे हैं जो रिक्शा से जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर में लिखा हुआ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और नीचे में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब करना क्या है, ड्रॉ द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द एबव डाटा। आपको बेसिकली एक बार ग्राफ बनाना है और इस डाटा को वहां पे शो कर देना है। चलिए बार ग्राफ हम लोग बनाएंगे, डाटा को भी शो करेंगे, लेकिन पहले ना आप ये समझो कि जब हमारे पास ये वैल्यू दिया ही हुआ है, यहां से हमको सब कुछ पता ही चल जा रहा है देख के कि कितना बच्चा किससे जा रहा है, तो फिर ग्राफ बनाने का जरूरत क्या है। ये सवाल होना चाहिए कि सर जब हमारे पास सारा चीज यहाँ पे दिख ही जा रहा है, कोई भी इसको देखेगा पता कर लेगा कि अच्छा कितना बच्चा रिक्शा से जा रहा है, कितना बच्चा बस से जा रहा है, कितना बच्चा बाइसाइकिल से जा रहा है, पता तो चल ही जा रहा है। तो फिर बार ग्राफ बनाने का क्या मतलब है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कोई भी इसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे किस चीज से जा रहे हैं, लेकिन इसको ना और अच्छे तरीके से शो करके दिखाया जा सकता है, और वो है आपका ग्राफ। अच्छा चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। आप क्रिकेट बहुत देखते होंगे, आप लोग क्रिकेट का तो बहुत क्रेज है। आप इमेजिन करो कि एक मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, 50 ओवर वाला, वनडे वाला। भारत के 11 प्लेयर ने कुछ अपना रन बनाए और पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर ने अपना बनाया। दोनों टीम का रन यदि आपके सामने ऐसे रख दे लिख के, विराट कोहली इतना, रोहित शर्मा इतना, ईशान किशन इतना, शुभमन गिल इतना, इस तरीके से यदि आपके सामने दे दे तो आप देख के पता तो कर लोगे कि कौन से प्लेयर ने कितना रन बनाया। उसी प्रकार से पाकिस्तान का भी टीम का रहेगा, देख के आप पता कर लेंगे कौन सी टीम ने कितना रन बनाया। लेकिन याद करो हमारा वो जो रन है ना, वो कभी कभी टीवी के ऊपर ग्राफ के तौर पे भी शो होता है। कभी आप देखते होंगे डंडी इस प्रकार का, उस डंडी से आपको ना सबसे आसान तरीका वो होता है नंबर को शो करने का। उस डंडी में आप ये देखते हैं कि सबसे लंबा डंडी किसका है,
तो जिसका लंबा डंडी मतलब उसका सबसे ज्यादा रन, जिसका सबसे छोटा डंडी सबसे कम रन। तो इससे क्या हो गया, आसान हो गया हमारा नंबर को देखना, यानी कि हमको समझना क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को जब ग्राफ के तौर पे शो कर देते हैं तो किसी भी चीज को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। हालांकि इससे भी समझा जा सकता है, क्योंकि देखो साफ साफ डाटा लिखा हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका हमारे पास आता है, वो ग्राफ का, जिससे हम लोग और आसान तरीके से चीजों को समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको भी आप देख के बता देंगे कि सबसे ज्यादा बच्चे किससे जा रहे हैं, बस से, और सबसे कम बच्चे किससे जा रहे हैं, कार से। आप देख के तो बता दे रहे हैं, लेकिन इसको भी दिखाने का तरीका हमारे पास एक बढ़िया वाला है, वो है हमारा ग्राफ। उससे तो आराम चुटकियों में पता कर लेते हैं और वो देखने में भी अच्छा लगता है। इसको ना आप ऐसे भी समझो, जो हम हर क्लास में लगभग एग्जाम्पल देते हैं। यदि आपसे अभी कहा जाए ताजमहल के बारे में आप 10 लाइन लिखो, तो आप क्या करोगे, याद करोगे इसके बारे में, फिर उसके बारे में लिखोगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने ताजमहल सामने से कभी देखा है, तो क्या आप 10 लाइन, क्या आप 20 लाइन भी लिख दोगे? क्यों? क्योंकि आपने जाके वहां पे खुद देखा है कि ताजमहल का खूबसूरती क्या है, उसके आजू बाजू में क्या है, उसका फीचर्स क्या है, कब बना, क्या था, सब कुछ आप बता पाओगे। तो कहने का मतलब, जब आप खुद देखते हैं किसी चीज को, देख के जब आप लिखते हैं तो आप ज्यादा समझ पाते हैं, लेकिन कोई चीज को याद करना फिर लिखना कठिन होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो देख के ही समझना हमारे लिए इजी हो जाता है, और उसके बारे में हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। चले, तो हम लोगों को बेसिकली पहले क्वेश्चन का ग्राफ बना के दिखाना है। कैसे बनेगा ग्राफ, चले यही हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। चलिए डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों का बनाएंगे, लेकिन पहला यहाँ पे बनाते हैं। 2 एक्सिस होता है, दोनों एक्सिस पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से, और आपको पता है यहाँ पे होता है हमारा y, यहाँ पे होता है y डैश, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे ओरिजिन जिसको हम लोग o से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे होता है x। ठीक है, तो ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये हम लोग इसको कहते हैं y एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसको इधर और बढ़ाया जा सकता है, इसको इधर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना जरूरत हम लोगों को ग्राफ में पड़ता नहीं है। ग्राफ में केवल इतना का जरूरत हमको पड़ता है, तो इतना से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखा जाए थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। इसमें 2 चीज है, इसमें 2 चीज है। पहला है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना आपका, यानी कि नंबर वाला, उसको हमेशा कोशिश कीजिएगा कि y एक्सिस पे बनाया जाए, यानी कि इस वाले पे हमारा ये शो किया जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको x वाले पे शो किया जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा बेहतर होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो x पे आप लिखोगे क्या, बताओ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इधर हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, और इधर होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखना होता है, तो थोड़ा सा आप इसको तिरछा लिखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे जो एक चीज आपको बहुत ध्यान से फिर से याद रखना है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में तो हमारा कार, बस, स्कूटर, बाइसाइकिल, रिक्शा ये सब लिखाएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बात करें तो यहाँ पे आपके पास 4 है, 27 है, 11 है, 20 है, 8 है। फिर इसको कैसे हम लोग शो करेंगे? चलिए, इसको शो करने के लिए ना हम आपको बताना चाहेंगे ग्राफ का कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्राफ का कुछ खासियत होता है, उसके बारे में आप समझिए। हालांकि ग्राफ का तो पूरा पेपर आपने देखा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपने देखा है बहुत सारा ना छोटा छोटा बॉक्स बना रहता है ना। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। चलो 1 मिनट रुक जाओ बस। आपने गौर किया होगा कभी, चलिए थोड़ा सा ना आप यहाँ पे गौर से देखिए इसको, कहाँ पे बना दें, चलो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए ठीक रहेगा जगह, यहाँ पे बनाए। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। एक,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से हमारा कितना हो गया बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से भी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आपको आ रहा है। चलिए, अब इसको आप पूरा ग्राफ का पेज मत समझना, ये ग्राफ के अंदर एक बॉक्स का बात हो रहा है बस, ठीक है। अब इसमें आपने कभी गौर किया होगा तो यहाँ पे ना कुछ एडिशनल बातें भी आपको हम बताते हैं। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक, आपने कभी मेजर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि ये चारों का चारों साइड 1 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर बॉक्स अपने आप में क्या एक स्क्वायर है, ठीक है। और उस छोटे से बॉक्स में कितने घर होते हैं? टोटल 100 घर होते हैं। आप कभी काउंट करना, आपको पता चलेगा। देखो, आप खुद देखो ना, ऊपर से नीचे 10 बॉक्स, इधर से भी 10, तो 10 × 10 100। आप ऐसे भी काउंट करो, आपको 100 घर इसमें दिख जाएगा। तो ये हमारा होता है एक छोटा सा बॉक्स जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी और इधर से भी। ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स होता है। ये हमने क्यों बताया आपको अभी? क्योंकि इसका जरूरत अभी हमारे यहाँ पे पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान ये दो कि 4 बच्चे हमारे जा रहे हैं कार से, 27 बच्चे जा रहे हैं बस से। क्या ये नंबर हम लोग क्या 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे? ऐसे लिखोगे ना, आपका ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स को कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक बॉक्स यहाँ पे होगा, फिर एक बॉक्स यहाँ ऐसे होगा, फिर इसके ऊपर ऐसे हमारा बॉक्स बना रहता है। तो एक बॉक्स को आप कुछ मान लो, मतलब कि कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपका अलग अलग दिख रहा है आपको, तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग नाम मान के, बल्कि एक कॉमन बॉक्स हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वो कैसे होता है थोड़ा सा वो भी समझो, बताते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए, ये तो आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे। यदि हम इस छोटे से एक बॉक्स को 5 मान ले तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? यदि हम इस छोटे से बॉक्स को यदि हम 5 मान लेते हैं, इसका मतलब इसका कितना बॉक्स एक कहलाएगा? फिर जरा सोच के बताना। 1 मिनट हो जाओ, ये क्या हो रहा है बार बार इसमें। चलो समझाते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझिए इसको, समझ में नहीं आया तो बस 1 मिनट। चलो अब ठीक है, समझाते हैं, दोबारा समझिए। यदि हम इस पूरे बॉक्स को 5 मानते हैं, यानी कि 5 यूनिट यदि हम इसको मानते हैं, तो 2 बॉक्स मिला के 1 यूनिट बना। क्योंकि इधर से देखा जाए तो टोटल कितने बॉक्स? 10, और हमने इस पूरे को 5 यूनिट माना है। इसका मतलब 2 बॉक्स को मिलाएंगे, 1 2 को तो बनेगा 1 यूनिट, फिर अगले 2 को मिलाएंगे तो बनेगा हमारा दूसरा, फिर अगले 2 मिलाएंगे तो तीसरा बनेगा। इसी तरीके से हमारा होगा। तो यदि हम एक बॉक्स को यहाँ पे कितना मान ले, 2 नहीं, पूरे एक बॉक्स, पूरे को यदि हम यहाँ पे 5 मान ले, फिर अगले वाले को 10 15 20 25 30 इस तरीके से मान सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां जो हमारा ये पूरा एक बॉक्स बनेगा उसको हमने 5 मान लिया। तो इसका मतलब है कि 2 बॉक्स मिला के हमारा 1 बनेगा, फिर अगला 2 बॉक्स मिला के 2 बनेगा, फिर अगला 2 बॉक्स मिला के 3 बनेगा। उसी प्रकार के इसमें कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातों को अभी आपने समझा है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि कार से कितने बच्चे जा रहे हैं? 4 बच्चे जा रहे हैं। तो बताओ, इसमें हमारा टोटल यहां से लेकर यहां 5 है, तो 4 कहां पे आएगा? उससे 2 बॉक्स नीचे बस। क्योंकि देखो, यदि आपने इस पूरे को 5 माना है तो इसका मतलब है कि इसका छोटा सा 2 बॉक्स 1 यूनिट कहलाएगा, फिर अगला 2 बॉक्स 2 कहलाएगा, फिर अगला बॉक्स 3 कहलाएगा, फिर अगला 4। यानी कि 4 कहलाने के लिए आपको कितने बॉक्स ऊपर जाने पड़ेंगे?
8 बॉक्स जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एग्जैक्ट 5 से 2 बॉक्स नीचे होगा बस। तो आपको एज्यूम कर लेना है, हालांकि आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सटीक बनेगा। हम ये मान लेते हैं कि यदि यहाँ पे 5 है तो 2 बॉक्स उससे नीचे थोड़ा सा नीचे आएगा, कुछ इस प्रकार का। देखो यहाँ पे मान सकते हैं हम कुछ इस तरीके का, ठीक है। आप इसको बिल्कुल कभी भी 5 के बराबर मत समझना, क्योंकि एक ग्राफ में बिल्कुल हमारा सही बनेगा, लेकिन बोर्ड पे थोड़ा सा बता रहे तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें ऊंचा नीचा हो जाए, लेकिन इसी तरीके का आपका होगा, ठीक है। और ये कितना है आपका बताओ, 4 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, फिर अगला काम करते हैं। बस से जाते हैं 27 बच्चे, तो देखो 25 कहाँ है आपका, 25 यहाँ है, और आपको चाहिए कितना, 27 चाहिए, यानी कि 2 आपको और चाहिए। तो 2 करने के लिए आपको कितने बॉक्स ऊपर जाने पड़ेंगे, 4 जाने पड़ेंगे। यानी कि यदि मेरा यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 30 है, तो इसमें गैप कितने बॉक्स का है, पूरे 1 बॉक्स का, यानी ये पूरे का। तो हमको 25 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 27। तो इसके लिए हमको 4 बॉक्स और ऊपर जाना पड़ेगा, ये छोटा छोटा वाला। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा यदि 25 यहाँ पे है तो 27 यहाँ पे, हम एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये थोड़ा सा ना नज़दीक बन गया, हालांकि नज़दीक बनता नहीं है, थोड़ा सा आपको हम समझाएंगे अभी कि बार ग्राफ का खूबसूरती क्या है और हिस्टोग्राम का खूबसूरती क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अलग कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और आपको यहाँ पे ये लेट कर लेना है कि ये हमारा कितना है, 4 है, और ये हमारा 27 इस तरीके से। हालांकि बोर्ड पे थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल आपका सटीक बनेगा। आगे बात करते हैं, स्कूटर से कितने बच्चे जाते हैं, 11 बच्चे। तो 10 कहाँ है आपका, यहाँ है। 11 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 11 लगभग मेरा कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे। तो ऐसा कुछ आप मान लो, यहाँ पे ये हो गया आपका स्कूटर वाला। अब बाइसिकल से कितने जाते हैं, 20। इसका तो एग्जैक्ट यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे इसका पूरा एग्जैक्ट बन जाएगा, कुछ इस तरीके से सीधे आ जाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं। और रिक्शा से कितना जाते हैं, 8। तो 5 तो आपका यहाँ पे है, 8 जाने के लिए आपको कितना बॉक्स और ऊपर जाना पड़ेगा, छोटा छोटा वाला, 6 जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो यदि यहाँ पे मेरा 5 है और चाहिए आपको 3 और, 3 चाहिए, इसका मतलब 2 छोटा सा बॉक्स कितना बनता था, 1 बनता था, आपको 3 चाहिए तो कितना जाना पड़ेगा, 6 बॉक्स जाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 6 बॉक्स हमारा कम से कम यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं ले सकते हैं ना, 6 बॉक्स हम यहाँ पे लेते हैं, यानी कि 5 से ऊपर आपका 6 बॉक्स आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ मान लो यहाँ पे हमारा, चलिए थोड़ा सा नजदीक हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। ओहो, कुछ इस तरीके का, ठीक है। चलिए, हालांकि आपको पता है कौन सा कितना वैल्यू है, लेकिन आपके हम सुविधा के लिए लिख देते हैं ऊपर में, ताकि आपको पता चलता रहे। ये है 4, ये है 27, ये है 11। हालांकि आप लोग मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका 20 और ये होगा आपका 8। ये हम आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ ऊपर में नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, अब आप इसका नाम लिखो कि कौन सा हमारा क्या था। जैसे ये क्या था बताओ, कार था। तो यदि आपके पास ग्राफ में जगह बचता है तो आप इसको तिरछा करके यहाँ पे कार लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, तिरछा करके इस तरीके से, CAR, कार, ठीक है। और ये किसका था बताओ, बस का। तो आप यहाँ पे इसको तिरछा करके BUS लिख सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसके अंदर ही लिख देते हैं। यदि आपको यहाँ पे लिखना बड़ा गंदा लगता है या फिर ठीक नहीं लगता है तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये आपका क्या हो गया बताओ, कार, CAR, कार, ठीक है। और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, ये हो गया आपका बस, तो BUS, बस। ये हो गया बताओ स्कूटर, और ये बाइसाइकिल हो गया ये आपका, और ये रिक्शा।
रिक्शा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, इसमें अभी तक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ा है, और वो है आपका स्केल। स्केल लिखना कभी मत भूलना, नहीं तो टीचर बेमतलब का नंबर काट लेते हैं। स्केल में क्या लिखना होता है थोड़ा सा आप ये समझो। आपने इस 1 सेंटीमीटर को कितना स्टूडेंट माना है? 5 स्टूडेंट माना आपने, यानी कि ये जो आप पूरा बॉक्स देख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक आपने कितना माना है? 5 स्टूडेंट माना है। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। यदि ये नहीं लिखोगे तो बेमतलब का नंबर आपका कट जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 नंबर उसी का आपको मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखो, टीचर को आप बताओगे ना कि भैया हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर को 5 स्टूडेंट माना है, तो उसी हिसाब से आपका कॉपी चेक करेंगे, तो वो स्केल आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब आपका ये ग्राफ कंप्लीट हुआ, तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बात समझ में आई है। अच्छा, अब इसमें हम आपको जो एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये जो हम लोग इस पूरे बॉक्स को 5 स्टूडेंट माना है, इस पूरे 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या मान सकते थे? पूरे इस 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 स्टूडेंट भी मान सकते थे, लेकिन वैसा आप करोगे ना तो ग्राफ आपका थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ग्राफ थोड़ा सा बड़ा वाला है तो आप 1 सेंटीमीटर को, यानी कि इस पूरे एक बॉक्स को आप 1 स्टूडेंट भी मान के बना सकते हैं। इसके लिए आपको कितना ऊपर जाना पड़ेगा टोटल बताओ? 27 तक जाना पड़ेगा। और यदि आपका ग्राफ थोड़ा सा कॉपी बड़ा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि छोटा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो 1 सेंटीमीटर वाला बॉक्स है इसको हम लोग 2, 4, 5 अपने सुविधा अनुसार मान लें। ठीक है, हमको यहाँ पे अच्छा लगा कि इस छोटे से 2 बॉक्स को 1 माना जाए और टोटल को 5 माना जाए, तो हमको अपने सुविधा के अनुसार दिख गया तो हमने वो मान लिया। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है। जब भी आपके सामने सवाल आ जाए, यदि वैल्यू बहुत ही छोटा छोटा जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है, तब तो आप एक बॉक्स को, पूरा एक बॉक्स को 1 मानो। लेकिन यदि वैल्यू आपके पास थोड़ा सा बड़ा वाला आ जाए तो फिर आप उसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के मान लो। जैसे अगला सवाल हमारा उसी के ऊपर है, देखो कितना बड़ा बड़ा वैल्यू है, 4000, 2500, 1000, 3500, 2000, 1500, इस तरीके का वैल्यू यदि हम लोग लेंगे एक बॉक्स को 1 मान के, तब तो ग्राफ बहुत छोटा पड़ जाएगा, फिर बहुत छोटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, और यही ग्राफ बनाने का तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें। चलो, तो ये आपका पहला ग्राफ कंप्लीट हुआ। यदि किसी को लिखना है तो लिखिए पूरा, और दूसरा वाला क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, अब करेंगे लेकिन। ठीक है, चलिए इसको मिटाया जाए, केवल ये मिटाते हैं ग्राफ। ठीक है, बाकी सब रहने देते हैं, केवल ग्राफ मिटाते हैं। ऑनलाइन वाले अच्छे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से, और केवल ग्राफ मिटाते हैं। तो इसमें कोशिश क्या करना है आपको हमेशा कि स्केल लिखना है पहला बात, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको वाई एक्सिस पे रखना है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें तो हमने एक बात आपको बताया ही नहीं, बार ग्राफ का सबसे बड़ा खूबसूरती यह है कि आपको हमेशा इन सब के बीच में गैप एक एक बॉक्स का रखना है। ये वाला बॉक्स, इतने का गैप आपको रखना है। जैसे इसमें भी एक बॉक्स का गैप, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। ग्राफ में भी आप वही काम कीजिएगा, इसमें गैप दिखता है, यानी कि इसमें जो चौड़ाई है वो फिक्स रहता है, लेकिन हिस्टोग्राम में गैप नहीं रहता है। ठीक है, वो लगातार बनता है, एक के बाद एक बनता है, जैसे लगता है कि बिल्डिंग है, एक के बाद एक बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेस रहता है। यही हमारा डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। तो हिस्टोग्राम जब आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सटा सटा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये वाला मिटाते हैं और आते हैं हम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। अब देखो, हालांकि मिट अभी नहीं मिटाया, लेकिन ठीक है। अब बताओ, आपके पास ये था, अब आपके पास वो है, ज्यादा बढ़िया देखने में कौन लग रहा है? और वैसी बात है, वो कोई भी आदमी जब उसको पहली बार देखेगा ना तो देख लेगा कि अच्छा ये वाला डंडी बहुत बड़ा है, मतलब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा जाने के लिए बस का। ये वाला सबसे छोटा है, मतलब कार का सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है। और सही बात है ना, सबके पास कार थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ बेसिकली हमको ये बता देता है कि किस तरीके से आप नंबर को एक डायग्राम के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीके से डायग्राम ही तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बार ग्राफ का, सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए पहले सवाल को समझते हैं ये क्या कह रहा है। सवाल में दिया गया है दी एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इन अ मंथ इज गिवन बिलो, यानी कि एक फैमिली है जो कि एक महीने में अपना खर्च ना अलग अलग चीजों के ऊपर करता है, जैसे फूड के ऊपर 4000, एजुकेशन के ऊपर 2500, कपड़े के ऊपर 1000, हाउस का रेंट देने के लिए 3500, अदर चीजों के लिए कुछ और होता होगा, घर का कुछ सामान वामान घट गया उसके लिए 2000, और सेविंग भी वो कर लेता है महीने का 1500 रुपए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक घर का एक महीने का खर्चा दिया गया है। अब इसी खर्चे को ग्राफ के तौर पे आप बना के दिखा दो, बनेगा वैसे ही बस। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। चलिए बनाएंगे। सबसे पहले तो आप एक्स वाला और वाई वाला एक्सिस बनाओ, बहुत सिंपल है। ऐसे पहला, ये हो गया, ये हमारा वाई होता है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये एक्स, और ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और हमने आपको बार बार कहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कोशिश करो वाई एक्सिस पे रखने का। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है जो कि रुपीज में दिया हुआ है इसको इधर रख लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में आप लिख सकते हो EXP, और चूंकि रुपीज में है तो आप यहाँ पे लिख देना रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि क्या वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4000, 2500, 1000, 3500, 2000 और फिर 1500। तो एक पूरे सेंटीमीटर को यानी कि इस प्रकार के बॉक्स को हम कितना मान ले बताओ। 1000 भी आप मान सकते हैं और 500 भी आप मान सकते हैं। 500 मानना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पे ना एक तरीके से आपको हिंट भी दे रहा है। जरा देखो तो ध्यान से, 4000, 2500, ये 2300 भी तो दे सकता था, 2400 भी तो दे सकता था, 2500 ही क्यों दिया। उसी प्रकार से आप सभी में देखो लगभग 500 का ही इस तरीके का है डिफरेंस। इस तरीके से आपको ना बोल रहा है कि भैया 500 ही मान लो, ठीक रहेगा, तो मान लेते हैं 500 हम। तो क्या करेंगे, एक बॉक्स को हमने कितना माना, 500 मान लिया। अगला वाला कितना होगा हमारा, फिर 1000 होगा, फिर ये 1500, और फिर ये 2000, फिर ये 2500, और ये आपका 3000। थोड़ा सा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, ऊपर कर लेते हैं। यहां तक आ जाओ थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आप कितना कर लो, 3500 कर लो, और यहां पे आखिरी 4000 कर लो। इसको थोड़ा सा कॉपी में बनाइएगा, ठीक बनेगा आपका। तो इस तरीके से हमने किया, तो इसका मतलब हुआ इस पूरे एक बॉक्स को हमने कितना मान लिया है, 500 रुपए मान लिया है। ठीक है, चलिए, और इधर क्या रहेगा आपका, हेड्स रहेगा। हेड मतलब किन किन चीजों में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लो HEAD, हेड। सिंपल, हेड का मतलब यहाँ पे ये वाला हेड नहीं है यहाँ पे हेड का मतलब है किन किन चीजों में आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप सिंपली इसको शो करो। बस देखो, भोजन के ऊपर खर्च किया जा रहा है कितना, 4000। तो सिंपली आपको दिख रहा है 4000 यहाँ पे। कैसा ग्राफ बनेगा भाई, कुछ ऐसा बनेगा ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4000 हमारा यहीं पे एग्जैक्ट है एकदम। एजुकेशन पे खर्च हो रहा है कितना, 2500। तो कहाँ 25, ये तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट मिल गया, तो यहाँ पे ऐसा कर लेंगे। और यहाँ पे भी गैप कितने का रखना है, एक बॉक्स का, यानी कि ये पूरे एक बॉक्स का गैप आपको वहां पे रखना है। ठीक है, अगला क्लॉथ पे 1000 खर्च होता है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है 1000। देखो इतना सटीक हमने बनाया है, इतना सटीक वैल्यू लिया है कि सबका वैल्यू एग्जैक्ट हमको मिल जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। हाउस रेंट पे कितना देता है वो, 3500। तो यहाँ पे 35 है एकदम एग्जैक्ट। यहाँ पे आ जाओ, लगभग कुछ इस प्रकार का बनेगा। उसके बाद अदर्स पे, यानी कि कुछ और खर्चे होंगे उनके, तो 2000 उस पर खर्च कर देता है वो लोग। तो 2000 हमारा यहाँ पे है, तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके का। ठीक है, चलो एक बॉक्स इसमें और आपको बनाना पड़ेगा आगे, छोटा बन गया कोई बात नहीं। अब हमारा ये सही है। अब बताओ वो सेविंग कितना कर लेता है,
1500 रुपए का वो सेविंग भी कर लेता है लगभग यहाँ पे। हो गया, बस इतना ही सिंपल है। अब बस आप नाम लिख दो सबका कि कौन सा डंडी किसका है ना। चलो बताओ ये किसका है, ये फूड का है तो इसी के अंदर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये किसका था, एजुकेशन का है। ये है क्लॉथ का, ये है हाउस रेंट का, ये है अदर का, और ये लास्ट वाला आपका सेविंग का। बस इतना ही सिंपल है। तो क्या इसमें कुछ लगा ऐसा कुछ? अब बस स्केल बच रहा है, स्केल आप लिख लो बस, एक लास्ट वाला, इसको कभी मत भूलना, ठीक है। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, 1 सेंटीमीटर को आपने कितना रुपया माना है, 500 रुपया माना है, तो आप यहाँ पे लिख देना ₹500। अब आपका इसमें पूरा नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपका ग्राफ भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इन्हें को चाहिए तो स्क्रीनशॉट, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए ये वाला मिटा दें, ये आपको नहीं लिखना है, तो आपके ग्राफ में दिया ही रहेगा, इसको तो बस समझाने के लिए हम बनाए थे। चलिए इस तरीके से आपका ये भी खत्म हो गया। तो आज के क्लास में आपने क्या समझा, थोड़ा सा उसके बारे में हमको बताते हैं। पहला तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझा आपने क्या होता है। इसके अंदर हम लोगों को 3 चीज पढ़ना है, बार ग्राफ जिसको हम लोग कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आज हमारा बार ग्राफ कंप्लीट खत्म हो चुका, ठीक है, इससे हार्ड नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपने देखा बेसिकली। चलिए अब तो आपका समझ में आ गया। इसमें बार ग्राफ में ना 2 ही बात आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि एक एक बॉक्स आपको गैप छोड़ते चले जाना है, ठीक है। और दूसरा बात ये कि स्केल लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। एक और नोट कर लीजिएगा कि आपको ये किस हिसाब से एज्यूम करना है। जैसे मान लीजिए वैल्यू ज्यादा बड़ा है तो आप इमेजिन कर लो कि कितना मानना है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, वो ना एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे वैल्यू बड़ा था तो हमने एक बॉक्स को कितना मान लिया, 500। पिछले वाले में हमने कितना माना था कि बॉक्स को 5 माना था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बैठ के कि आखिर एक बॉक्स को कितना माना जाए कि हमारा वैल्यू उसमें सटीक बैठ जाए। ये आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए तो इस तरीके से आपका ये बार ग्राफ यानी कि कॉलम, अच्छा इसको कॉलम ग्राफ क्यों कहते हैं पता चला, क्योंकि वो कॉलम बनता है उसमें, ठीक है, इस तरीके का। बस हो गया। अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग शुरू करेंगे अपना हिस्टोग्राम, जो कि इसका सेकंड टाइप है। तो कहीं पर डाउट रहा होगा आप लोग को तो एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग कल मिलेंगे और हिस्टोग्राम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।